हेलो एवरीबॉडी, फाउंडेशन एग्री क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कृषि से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय को सरल, क्रमबद्ध और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सोयाबीन की खेती, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन को पूरी तरह समझने के लिए हम इसके पूरे जीवन चक्र के सफर पर चलेंगे, जिसे हमने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे, फिर हम पौधे की बनावट और उसकी किस्मों को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके लिए सबसे अच्छा माहौल और खेत कैसे तैयार करें, फिर बुवाई की प्रक्रिया, पौधे की देखभाल और सुरक्षा, और आखिर में फसल की कटाई और उसके असली महत्व को जानें। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। पहले पड़ाव से सोयाबीन का परिचय और उसकी पहचान। आइए जानते हैं कि इसे गोल्डन बीन यानी सुनहरा दाना क्यों कहा जाता है। देखिए, सोयाबीन को गोल्डन बीन या चमत्कारी फसल जैसे नाम दिए गए हैं, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो है इसका असाधारण गुण। ये एक ही फसल है जो हमें अच्छी खासी मात्रा में तेल भी देती है और साथ ही बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन भी। मतलब एक ही पौधे में 2 बड़े फायदे जो इसे वाकई में एक ऑलराउंडर बनाते हैं। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो ये हमारी अर्थव्यवस्था और खेती दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ये भारत के वनस्पति तेल उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। खाने के तेल के साथ साथ ये प्रोटीन का भी एक बेहतरीन स्रोत है। और तो और एक दलहनी फसल होने की वजह से ये अपनी जड़ों की गांठों में हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन को उपजाऊ बनाती है। मतलब ये जमीन के लिए एक तरह से खुद ही खाद बना लेती है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल खाने से लेकर पशुओं के चारे और कई तरह के उद्योगों में होता है। सोयाबीन की कहानी भी काफी पुरानी है। इसकी शुरुआत हुई थी चीन से, जिसे इसका उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। वहां लगभग 3 से 5,000 साल पहले इसे उगाना शुरू किया गया था। भारत में ये 20वीं सदी में आया और आज ये मध्य भारत की एक बहुत ही मुख्य खरीफ फसल बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का मानसूनी मौसम इसकी बढ़वार के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, पौधे की शारीरिक रचना और उसके प्रकार। देखिए, किसी भी फसल को अच्छे से उगाने के लिए पहले उस पौधे को समझना बहुत जरूरी होता है। तो जरा वैज्ञानिक नजर से इसे देखते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। इसकी जड़ें मूसला जड़ यानी टैप रूट होती हैं, जो सीधी और गहरी जाती हैं। इन्हीं जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, जो असल में नाइट्रोजन की फैक्ट्री हैं। इन गांठों में ब्रेडीराइजोबियम जपोनिकम नाम के बैक्टीरिया रहते हैं, जो हवा की नाइट्रोजन को पौधे के लिए भोजन में बदल देते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इसकी पत्तियां हमेशा 3 के गुच्छे में निकलती हैं और इसके फूल स्वपरागित यानी सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। सोयाबीन के पौधे 2 तरह से बढ़ते हैं। एक होती हैं डिटर्मिनेंट किस्में, जिनकी बढ़वार फूल आने के साथ ही रुक जाती है। इसका फायदा ये है कि सारी फसल एक साथ पकती है और कटाई आसान हो जाती है। दूसरी तरफ है इनडिटर्मिनेंट किस्में, जो फूल आने के बाद भी लगातार बढ़ती रहती हैं। ये अक्सर ज्यादा पैदावार देती हैं और आजकल की ज्यादातर आधुनिक किस्में इसी तरह की होती हैं। चलिए अब तीसरे भाग में चलते हैं और बात करते हैं सोयाबीन के लिए एक परफेक्ट घर तैयार करने की, यानी इसे कैसी जलवायु, मिट्टी और मौसम की जरूरत होती है। सोयाबीन को गर्म और नमी वाला मौसम बहुत पसंद है, इसीलिए तो ये एक खरीफ की फसल है। इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। ये एक शॉर्ट डे प्लांट है, जिसका मतलब है कि इसे फूल खेलने के लिए दिन छोटे और रातें लंबी चाहिए होती हैं, जो मानसून में ही मिलती हैं। लेकिन 2 चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है। एक, ज्यादा गर्मी से इसके फूल झड़ सकते हैं, और दूसरा, खेत में पानी का जमाव ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जहाँ तक मिट्टी की बात है तो गहरी काली मिट्टी या फिर अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर होती है। इसकी बुआई का सबसे सही समय होता है मॉनसून की शुरुआत, यानी जून जुलाई का महीना। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्य भारत में इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन उपयोगी लग रही है तो फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको कृषि से जुड़े और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। अब हम आ गए हैं अपने चौथे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से में, बुआई की क्रिया। इसमें हम बीज को तैयार करने से लेकर उसे खेत में बोने तक की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। खेत तैयार करने के लिए एक गहरी जुताई और फिर 2-3 हैरो चलाना जरूरी है, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। बीज की मात्रा करीब 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है।
दूरी का भी खास ध्यान रखना होता है। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर। इससे पौधों को धूप और हवा अच्छे से मिलती है। बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए, वरना अंकुरण में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है सीड ड्रिल से लाइन में बुआई करना। बीज उपचार एक बहुत ही जरूरी कदम है और इसके लिए एक गोल्डन रूल याद रखिए, FIR। F यानी फंजासाइड यानी फफूंदनाशक, I यानी इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक और R यानी राइजोबियम कल्चर। और ये इसी क्रम में होना चाहिए। सबसे पहले फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक और सबसे आखिर में राइजोबियम। ये क्रम इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने राइजोबियम पहले लगा दिया तो फफूंदनाशक और कीटनाशक उस बेचारे बैक्टीरिया को ही मार देंगे। तो याद रखिए, FIR। अच्छा, तो बीज बो दिया, पौधा भी उग गया। अब काम है उसे पाल पोस कर बड़ा करने का। तो 5वें चरण में हम बात करेंगे पोषण और सुरक्षा की। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये अपनी नाइट्रोजन खुद बनाता है तो हम इसे नाइट्रोजन क्यों दे रहे हैं? दरअसल शुरुआती दिनों में जब जड़ें विकसित हो रही होती हैं, तब पौधे को थोड़ी मदद चाहिए होती है। इसीलिए हम 20-30 किलो नाइट्रोजन एक स्टार्टर डोज के तौर पर देते हैं। फास्फोरस जड़ों के विकास और गांठों के बनने के लिए बहुत जरूरी है और पोटेशियम पौधे की सेहत बनाए रखता है। और हाँ, सल्फर को मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक तिलहनी फसल है और सल्फर तेल बनने की प्रक्रिया में बहुत मदद करता है। पानी के मामले में 3 अवस्थाएं बहुत नाजुक होती हैं। जब फूल आ रहे हों, जब फलियां बन रही हों और जब दानों का भराव हो रहा हो। इन मौकों पर पानी की कमी का मतलब है सीधा सीधा उपज में नुकसान। ठीक इसी तरह खरपतवारों से लड़ाई भी शुरुआती 30 से 40 दिनों में ही जीतनी होती है। इस समय पौधा छोटा होता है और उसे पोषण के लिए किसी से मुकाबला पसंद नहीं होता। सोयाबीन की फसल को गर्डल बीटल जैसी कीटों और येलो मोज़ेक वायरस जैसी बीमारियों से भी बचाना होता है। इनसे निपटने का सबसे अच्छा और टिकाऊ तरीका है एकीकृत प्रबंधन, मतलब ऐसी किस्मों को चुनना जिनमें इन रोगों से लड़ने की ताकत हो। हर साल एक ही खेत में सोयाबीन न उगाकर फसल चक्र अपनाना और बुआई से पहले बीज उपचार करना, जैसा हमने FIR रूल में समझा था। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, कटाई, मूल्य और पुनरीक्षण। चलिए देखते हैं कि हमारी मेहनत का फल कैसा मिलता है। फसल कटाई के लिए तैयार है, इसका पता कैसे चलेगा? जब खेत में पत्तियां पीली होकर झड़ने लगें और फलियां भूरी और सूखी हो जाएं, तो समझ जाइए कि कटाई का सही समय आ गया है। गहाई या थ्रेशिंग तब करनी चाहिए जब दानों में नमी 9 से 10% तक आ जाए। इससे दानों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो औसतन 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल जाती है। सोयाबीन की असली कीमत इस चार्ट से पता चलती है। इसके दानों में करीब 18 से 20% तेल होता है और लगभग 40% तक प्रोटीन। ये जो 40% प्रोटीन है ना, यही इसे चमत्कारी फसल बनाता है। इसके अलावा इसका बचा हुआ हिस्सा पशुओं के चारे, सोया दूध, टोफू जैसी चीजें बनाने में और जमीन की सेहत सुधारने में काम आता है। सोयाबीन की एक और बड़ी खूबी है कि ये दूसरे किसानों का भी दोस्त है। किसान अक्सर सोयाबीन के बाद गेहूं या चना लगाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोयाबीन जमीन में जो नाइट्रोजन छोड़ जाता है वो अगली फसल के बहुत काम आती है। इसे मक्के के साथ एक ही खेत में एक ही समय पर भी उगा सकते हैं, जिससे जमीन का पूरा इस्तेमाल होता है। चलिए, जाने से पहले परीक्षा में आने वाले सबसे जरूरी पॉइंट्स हो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, क्रोमोसोम नंबर 2n = 40। ये एक शॉर्ट डे और स्वपरागित फसल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्रैडी राइजोबियम जिपोनिकम करता है। तेल के लिए सल्फर सबसे जरूरी पोषक तत्व है और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जल भराव सहन न कर पाना। ये पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। तो ये थी बीज से लेकर बाजार तक सोयाबीन की पूरी कहानी। हमने देखा कि ये सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि पोषण, अर्थव्यवस्था और टिकाऊ खेती का एक जीता जागता उदाहरण है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह दुनिया में प्रोटीन की मांग बढ़ रही है, ये चमत्कारी फसल भविष्य में और क्या नए करिश्मे दिखा सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको कृषि से जुड़ा और भी उपयोगी व जानकारीपूर्ण कंटेंट मिलता रहे।